गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट 8 बूढ़ा बचपन पढ़ा और इसमें हम लोग ने पढ़ा कि किस तरह जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर का बचपना फिर वापस आ जाता है। इस पार्ट में एक बूढ़ी दादी है जो राम प्रसाद के घर में रहती थी और राम प्रसाद जो था वो उसका भतीजा था। उन्होंने सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली और बूढ़ी दादी को वह हमेशा उसका अपमान किया करता था। राम प्रसाद के बड़े बेटे के घर में तिलक का उत्सव था और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बन रहे थे और उसकी सुगंध से बूढ़ी दादी अंदर ही अंदर बेचैन हो रही थी। तो चलिए पाठ की हम लोग शुरुआत करते हैं। बूढ़ी दादी अपनी कोठरी में उस खुशबू से बेचैन हो रही थी। मन ही मन बस यही सोच रही थी कितनी देर हो गई, उनके लिए भोजन क्यों नहीं लाया। अलग अलग ख्याली पुलाव भी उसके दिमाग में पक रहे थे। वे सोचने लगी कि सब भोजन करके जा चुके हैं। यह सोचते ही उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो ना सकी। अब क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की खुशबू से दादी बहुत ही बेचैन हो उठी और वो मन ही मन सोचने लगी कि भाई बहुत देर हो गया, अभी तक मेरे लिए कोई भोजन क्यों नहीं लाया। अब उसके दिमाग में ये ख्याली पुलाव बनने लगा कि भाई लगता है कि सब भोजन करके जा चुके हैं और मुझे भोजन नहीं मिला है। और उसका मन क्या कि वो ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन क्योंकि घर में फंक्शन होने के कारण कोई अपशकुन ना हो जाए इस डर से वह नहीं रो पाई। उन्हें अपनी कल्पना में गोल गोल फूली हुई पूड़ियाँ दिखने लगी। फूली नरम नरम अजवाइन वाली कचौड़ियों की महक आने लगी। सहसा उन्हें ख्याल आया क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। बस फिर क्या था। बूढ़ी दादी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगते हुए कढ़ा के पास आ बैठी। अब क्या हुआ कि उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं उठने लगी उस व्यंजन के प्रति। वो सोचने लगी कि भाई पूड़ी होगी तो गोल गोल होगी, फूली होगी, नरम होगी और उसकी महक उसको बेचैन करने लगा। तो उसके दिमाग में क्यों आया कि क्यों ना हम चलकर उस कढ़ा के सामने ही बैठ जाएं। और धीरे धीरे बूढ़ी दादी क्या हुआ, रेंगते हुए उस कढ़ा के पास जा बैठी। शीला उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। तभी कभी एक कमरे में जाती, कभी दूसरे में, कभी भंडार में जाती, कभी कढ़ा के पास जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी और झुंझला रही थी, परंतु सारा क्रोध पी रही थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी दादी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी। सारा पहले का क्रोध विस्फोट बनकर फट गया। वह बूढ़ी दादी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, आग लगे ऐसे पेट को, कोठरी में बैठकर क्या दम घुटता है। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। अब क्या हुआ कि शादी का तिलक का फंक्शन था और काम बहुत काफ़ी था और शीला जो है बहुत ही परेशान हो रही थी। कभी इधर काम कर रही थी, कभी उस चीज़ को देख रही थी, कभी मेहमानों को, कभी भंडारगृह को देख रही थी और वो अकेले काम करते करते झुंझला भी उठी थी। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन क्योंकि तिलक का माहौल था इसलिए वो अपने गुस्से पर काबू कर रही थी। लेकिन उसका गुस्सा विस्फोट बनकर फूट पड़ा जब उसने दादी को कहाँ देखा, कढ़ा के पास बैठे हुए देखा तो उसका गुस्सा विस्फोट बनकर फूट पड़ा और वह दादी के हाथों को झटक कर बोलती है कि अभी क्या कमरे में बैठकर तुम्हारा दम घुट रहा था, पेट में तुम्हारी आग लगी हुई है। अभी फंक्शन में कोई मेहमान नहीं खाया, भगवान को भोग भी नहीं लगा और तुम्हारे पेट में आग लग गई। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है। वो पूरा गुस्सा जो है उस बूढ़ी दादी पर उसने उड़ेल दिया। बूढ़ी दादी न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। उन्हें शीला पर क्रोध न था, अपितु अपनी जल्दीबाजी पर शोक था। जब तक मेहमान ना खा ले तब तक घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। अब क्या हुआ कि बूढ़ी दादी को तो शीला ने बहुत डांट फटकार लगाई और वह दादी
उसकी डांट फटकार सुनकर रो भी नहीं पाई। चुपचाप अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर के उसे शीला पर गुस्सा नहीं आया, अपनी जल्दीबाजी पर गुस्सा आया। उसे शौक हुआ कि अभी तक तो मेहमान भी नहीं खाए, घर वाले कैसे खा लेंगे। और वो अपने आप को कोसने लगी कि मुझसे थोड़ी देर बर्दाश्त भी नहीं हो सका। और उसने मन ही मन सोचा कि अब जब तक मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। बस चुपचाप कोने में बैठी बुलावे का इंतज़ार करने लगी। मन को बहलाने के लिए धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। फिर अचानक से ख्याल आया कि गाते गाते बहुत देर हो गई है, क्या अब तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी। लगता है सब लोग खा पी कर चले गए। लगता है शीला मुझसे चिढ़ गई है, इसलिए कोई बुलाने नहीं आया। वे फिर चलने को तैयार हो गई और मन ही मन खुश होने लगी कि बस कुछ ही देर में पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, मसालेदार सब्जियाँ सब सामने होगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोगों ने जो कहना कहा करे। इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। अब क्या हुआ कि दादी जो अपने घर में चुपचाप बैठी हुई और इंतज़ार करने लगी कि शायद कोई उसे बुलाने आए, और अपने मन को तसल्ली देने के लिए वो गाना गाने लगी। लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद अगर कोई नहीं आया तो वो बोली, लगता है सब जितने भी मेहमान आए थे भोजन करके चले गए। बाहर से किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही है। लगता है सब कोई खा पी चुके हैं, क्योंकि शीला मुझसे बहुत गुस्सा था, इसीलिए मुझे कोई बुलाने नहीं आया। और दादी जो है फिर चलने के लिए तैयार हो गई और वो मन ही मन खुश हो रही थी। किस चीज़ के लिए? वो पूड़ी, कचौड़ी और मसालेदार सब्जी को खाने के लिए। और वह मन ही मन सोचने लगी, कोई बुरा माने या ना माने, मैं तो जाऊंगी और मांग मांग कर खाऊंगी। कितने दिनों के बाद मुझे ये पूड़ियाँ खाने को मिल रही है। वे उकड़ू बैठी हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु भाग्य की अपनी व्यथा। मेहमान लोग बैठे थे, कोई उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछी नज़रों से दूसरों की थाली में देख रहा था। इतने में बूढ़ी दादी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। अब क्या हुआ कि बूढ़ी दादी जो है अपने कमरे से हाथों के बल रेंगती हुई कहाँ पहुंच गई? जहाँ पर मेहमान खाना खा रहे थे। और जब वहाँ आई तो उसका भाग्य ही कहा जाए कि मेहमान अभी तक खाना खा रहे थे, है ना। कोई उंगली चाट रहा था, कोई दूसरी की थाली देख रहा था। और इतने में बूढ़ी दादी रेंगते हुए मेहमानों के बीच में आकर के खड़ी हो गई। राम प्रसाद तो दादी को देखते ही तिलमिला उठे। लपककर दादी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। अब राम प्रसाद जो उसका भतीजा था, मेहमानों के बीच दादी को देखा तो वो गुस्से से तिलमिला उठा और उसने क्या किया, दादी को पकड़ते हुए घसीटते हुए कमरे के बीच में जाके उसके कमरे में जाकर उसे पटक दिया। सब लोग भोजन कर चुके, मेहमान, घर वाले, बाजे वाले, धोबी, नाव, परंतु बूढ़ी दादी को किसी ने ना पूछा। राम प्रसाद और शीला दोनों ही उनकी हरकतों से तंग आकर उन्हें उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। किसी को भी उनके बुढ़ापे पर दीनता या दया नहीं आई, पर किसी एक कोने में मानवी उनके लिए परेशान हो रही थी। अब क्या हुआ कि रामप्रसाद जो है गुस्से में बूढ़ी दादी को घसीटते हुए उसकी कोठरी में पटक देता है। और समय बीतता गया, सभी मेहमान खाना खा करके जा चुके थे। जितने भी घर वाले थे वो भी खाना खा लिए, जो बाजे वाले आए थे उसने भी खाना खा लिया, जो और भी मेहमान जो आए थे सभी लोग खाना खा करके अपने अपने घर जा चुके थे। लेकिन किसी ने भी बूढ़ी दादी को खाने के लिए नहीं पूछा।
क्योंकि राम प्रसाद और शीला जो थी उनकी हरकतों से तंग आ गई थी। वो बार बार मेहमानों के बीच आ जा रही थी, कभी कढ़ा के पास चली गई थी। तो उन दोनों ने दादी को दंड देने का निश्चय किया, है ना, कि इन्हें दंड दिया जाए इनके अपराध के लिए। और उन दोनों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि दादी जो थी बहुत ही बूढ़ी थी और उन पर किसी को भी दया नहीं आई। लेकिन राम प्रसाद की बेटी मानवी जो थी वो अपनी दादी के लिए बहुत ही परेशान हो रही थी, उसे अपनी दादी पर बहुत ही दया आ रहा था। तो बच्चों, आगे की कहानी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि आगे कहानी में क्या होता है, किस तरह दादी के साथ शीला और राम प्रसाद बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं, मानवी किस तरह अपनी दादी की मदद करती है। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू।